अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आज़म एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। आज हम डिस्कस करेंगे ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स। अब ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स जो है वो क्या है? वो है सिविल कोर्ट्स का इख्तियार समात। और ये इख्तियार समात जो है वो कितनी किस्म का हो सकता है? तो जी ये 4 किस्म का इख्तियार समात होता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन। अब सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन क्या है इसको समझते हैं। जब भी कोई बंदा, जब भी कोई पर्सन, जब भी कोई प्लेंटिफ मुद्दई कोर्ट में दावा लेके आता है, सिविल कोर्ट में दावा फाइल करता है, प्लेंट फाइल करता है, तो वो अपने दावे में एक क्लेम लेके आता है। वो किसी प्रॉपर्टी की बाबत हो सकता है, वो किसी रकम की बाबत हो सकता है। तो जो भी वो क्लेम लेके आता है वो उसको सब्जेक्ट मैटर कहा जाता है। अब सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन कैसे है? तो कोर्ट ने ये देखना होता है कि उस कोर्ट में जो है दावा फाइल किया गया है, तो क्या वो कोर्ट उस सब्जेक्ट मैटर को, उस दावे को जो क्लेम कर रहा है प्लेंटिफ, उसको इंटरटेन करने की अहल है या नहीं। अब अगर तो कोर्ट उसको एंटरटेन करने की अहल है, कोर्ट के पास पावर है अकॉर्डिंग टू लॉ, तो फिर तो कोर्ट उसको जो है आगे फर्दर उसकी प्रोसीडिंग में जो है वो लेके चलेगी। अदरवाइज़ कोर्ट उसको या तो वो दावा रिटर्न कर देगी या वो रिजेक्ट कर देगी। दूसरी जो है इसकी ज्यूरिसडिक्शन वो है जी पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। अब पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन क्या है? अब लॉ ने जो है वो अदालतों पे एक कदगन लगा दी है, एक लिमिट लगा दी है, उनको अंडर लिमिटेशन रखा है कि फ़लाँ कोर्ट जो है बिलफ़र्ज़ के सिविल जज जो है फ़र्स्ट क्लास, उसकी पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन जो है सिविल कोर्ट फ़र्स्ट क्लास जो भी होगी उसकी पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन है अनलिमिटेड, कि वो किसी भी टाइप का, कितनी भी मालियत का जो है वो दावा जो है उसको सुन सकती है, उसको एंटरटेन कर सकती है। इसी तरह जो है सिविल कोर्ट सेकंड क्लास या सिविल जज सेकंड क्लास जो है वो 50 मिलियन से 5 मिलियन से ज़्यादा नहीं है उसकी इख्तियार समात। इसी तरह सिविल जज थर्ड क्लास उसकी 10 मिलियन से ज़्यादा नहीं है। तो पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन ऐसे हुआ कि जो बंदा सिविल कोर्ट में एक दावा फाइल करता है, उसके सब्जेक्ट मैटर लेके आता है, अपना क्लेम लेके आता है, तो कोर्ट ने देखना है कि वो सब्जेक्ट मैटर, वो क्लेम जो बंदा कर रहा है अदालत से, उसकी वैल्यू क्या है। क्या वो जो है 50 लाख तक है उसकी वैल्यू, या फिर 50 लाख से अगर ज़्यादा है तो सिविल जज फर्स्ट क्लास सुन लेगा, अनलिमिटेड है उसकी। अगर 50 लाख से कम है तो जो है सेकंड क्लास सिविल जज सेकंड क्लास जो है वो उसका इख्तियार समात रखता है। अगर 10 लाख या 10 लाख से कम है तो सिविल जज थर्ड क्लास जो है फिर उसको एंटरटेन करेगा। अब तीसरे नंबर पे है जी पर्सनल ज्यूरिसडिक्शन। अब पर्सनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है? ऐसी ज्यूरिसडिक्शन सिविल कोर्ट की, इन सिंपल वर्ड्स ये है कि सिविल कोर्ट जो है वो किसी भी बंदे को, किसी भी बंदे को जो है वो एंटरटेन कर सकती है, किसी भी बंदे का दावा जो है वो एंटरटेन कर सकती है जो उसकी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर हो। ठीक है जी। अब चौथा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। अब टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन समझने वाली बात है। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन को हम कह सकते हैं इलाकाई इख्तियार समात। अब इलाकाई इख्तियार समात क्या है? बिलफर्ज कि आपका ए जो है उसने बी से एक प्रॉपर्टी बाय कर ली, ठीक है, उसने प्रॉपर्टी की जो पेमेंट थी बी को कर दी, लेकिन बी अब जो है वो उसको उसका पोजेशन नहीं दे रहा। प्रॉपर्टी वाकई है लाहौर में और ए जो है वो दावा जाके कर दे पिंडी में, इस्लामाबाद में या किसी भी और शहर में, तो ऐसे नहीं होगा। जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन पैदा होगा उसी कोर्ट में, उसी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में जो है वो दावा फाइल करना होगा। इसको कहते हैं जी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। अब पढ़ते हैं जी सेक्शन 9 सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का जी। ये क्या कहता है? कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट अनलेस बार्ड द कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हेयर इन कंटेन
have jurisdiction to try all the suits of civil nature excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly bar or for which a general or special law is in force। सेक्शन 9 कहता है कि सिविल कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो सिविल नेचर का कोई भी दावा जो है उसको एंटरटेन कर सकती है, उसका इख्तियार समात रखती है, सवाए उन दावों के जिनको एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार कर दिया। अब एक्सप्रेसली बार जो है इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे रेवेन्यू कोर्ट्स बनी हुई हैं, कोई भी रेवेन्यू के बाबत कोई भी मामलात किसी पर्सनस के दरमियान हो जाते हैं, कोई तकसीम का होता है। अब एग्रीकल्चरल लैंड है, जैसा कि एग्रीकल्चरल लैंड के लिए जो है अगर हमने उसकी तकसीम करवानी है तो हमने इलाका के तहसीलदार को एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है। एप्लीकेशन फ़ाइल करने के बाद रेवेन्यू कोर्ट जो कि तहसीलदार होगा उस वक्त वही इख्तियार समात रखता है। तो इस पे जो है एक्सप्रेस बार लगा दिया गया है कि जो भी रेवेन्यू कोर्ट्स के मामलात होंगे उसको सिविल कोर्ट जो है वो एंटरटेन नहीं कर सकती। ठीक है जी। इसी तरह इम्प्लाइड बार अब क्या है कि जैसे कोई मैटर है स्टेट के ख़िलाफ़ है या कोई ऐसी एडजुडिकेशन है कि जो पब्लिक पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, उसको भी जो है वो सिविल कोर्ट एंटरटेन नहीं कर सकती। आगे एक्सप्लेनेशन है, पढ़ते हैं जी। अ सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी और टू एन ऑफिस इज कंटेस्टेड इज a suit of civil nature, notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of question as to religious rights or ceremony। अब एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि प्रॉपर्टी और टू एन ऑफिस इज़ कंटेस्टेड। अब कोई भी प्रॉपर्टी की बाबत है, कोई भी मामला सिविल नेचर के किसी प्रॉपर्टी की बाबत है, तो वो तो जो है सिविल कोर्ट उसका इख्तियार समात रखती है। लेकिन कोई रिलीजियस सेरेमनीज़ है, जैसे कोई पब्लिक पॉलिसी है, कोई ऐसा दावा जिसको कि अगर डिस्क्लोज़ कर दिया गया तो वो पब्लिक पॉलिसी के ख़िलाफ़ होगा, लोगों के लिए जो है वो वबाल जान बन जाएगा, तो इस तरह के दावाजात जो हैं वो सिविल कोर्ट इसको एंटरटेन नहीं करेगा। आगे चलते हैं। सेक्शन 10 है जी, स्टे ऑफ सूट। No court shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly or substantially in issue in a previous instituted suit between the same party or between the parties under whom they or any of them claim litigating under the same title, where such suit is pending in the same or any other court in Pakistan having jurisdiction to grant the relief claimed। और अब सिंपल इसका ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ सेक्शन 10 का स्टे ऑफ सूट का, कि ऐसा दावा जो कि कॉज ऑफ एक्शन एक पैदा हुआ ए और बी के दरमियान, उन्होंने एक दावा फाइल कर दिया, बिलफर्ज के उन्होंने लाहौर में एक दावा फाइल कर दिया और वो अभी उसकी जो है वो पेंडिंग है प्रोसीडिंग्स, दावा पेंडिंग है कोर्ट में। तो फिर ये ए और बी किसी और शहर में जाके ना बी ए के ख़िलाफ़ दावा कर सकता है और ना ए बी के ख़िलाफ़, ता वक्त के कोई और कॉज ऑफ एक्शन पैदा हो जाए, वो एक अलग मैटर है, कोई और इशू पैदा हो जाए इन दोनों के दरमियान, सेम प्रोसीडिंग्स पे, सेम कॉज ऑफ एक्शन पे, सेम तनाज़ा पे दोबारा से फ़ाइल नहीं हो सकता दावा। सिंपल इसमें स्टे ऑफ सूट में जो है वो ये बता दिया गया है, अगर अभी पेंडिंग है तो। आगे चलते हैं जी। सेक्शन 11 है रेस जुडिकेटा, पढ़ते हैं। नो कोर्ट शैल ट्राई सूट और इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली और एंड सब्सटेंशियली इन इशू हैज़ बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन अ फॉर्मेट सूट बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन पार्टीज अंडर होम दे और एनी ऑफ देम क्लेम litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court। सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा जो है ये भी एक बार है सिविल कोर्ट पे या पर्सनस पे। मैं आपको समझाता हूँ कि ये जैसा कि हमने सेक्शन 10 पढ़ा है कि वो था स्टे ऑफ सूट के बारे में कि अभी प्रोसीडिंग्स जो हैं उसकी पेंडिंग है। सेक्शन 11 जो है वो कहता है कि
पार्टीज़ के दरमियान कोई क्लैश पैदा हुआ, तनाज़ा पैदा हुआ, उन्होंने कोर्ट से रजू किया कॉज ऑफ एक्शन पे। अब कोर्ट ने जो है सारी प्रोसीडिंग्स करने के बाद, फाइनल आर्ग्यूमेंट होने के बाद उस दावा को डिग्री कर दिया या ख़ारिज कर दिया। किसी के हक़ में डिग्री कर दिया, किसी के हक़ में ख़ारिज कर दिया, किसी के ख़िलाफ़ ख़ारिज कर दिया। तो फिर जो है, क्योंकि वो एक डिसाइडेड मैटर हो गया है कोर्ट की तरफ से, फिर सेम कॉज ऑफ एक्शन पे बिटवीन द सेम पार्टीज़ वो दोबारा से दावा फाइल नहीं हो सकता। सेक्शन 11 में ये बता दिया गया। पढ़ते हैं जी। एक्सप्लेनेशन 1, द एक्सप्रेशन फॉर्मेट सूट शैल डोनेट अ सूट विच हैज़ बीन डिसाइडेड प्रायर टू द सूट इन क्वेश्चन वेदर और नॉट इट वाज इंस्टीट्यूटेड प्रायर देयरटू। अब एक्सप्लेनेशन 1 वही बात कर रही है कि अगर एक मैटर पैदा हुआ, 2 पर्सनस के दरमियान, 3 पर्सनस के दरमियान कॉज ऑफ एक्शन पैदा हुआ, वो कोर्ट में आ गए, कोर्ट में जो है प्रोसीडिंग्स फेस की, कोर्ट ने आर्गूमेंट सुने, दोनों की तरफ से एविडेंस लिए, प्रॉपर वे में चली, तो उसके बाद अगर कोर्ट ने वो दावा डिसाइड कर दिया, उस पर फैसला दे दिया, फाइनल डिसीजन हो गया, तो उसके बाद जो है वो पार्टीज़ दोबारा सेम पार्टीज़ सेम कॉज ऑफ एक्शन पे दोबारा से दावा नहीं कर सकती। आगे चलते हैं जी, ये भी बार था। अब आगे चलते हैं। सेक्शन 12, बार टू फर्दर सूट। सबसेक्शन 1 है जी, where a plaintiff is precluded by rules from instituting a further suit in respect of any particular cause of action, he shall not entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court to which this court applies। वही बात सेक्शन 10-11 वाली के सेक्शन 12 ये बता रहा है बार टू फर्दर सूट कि अगर पहले से कोई दावा जो है वो डिसाइड हो गया है या वो अभी पेंडिंग है, तो सेम पार्टीज़ जो हैं सेम कॉज ऑफ एक्शन पे दोबारा से दावा जो है वो फाइल नहीं कर सकती। आगे सबसेक्शन 2 है जी, वेयर अ पर्सन challenges the validity of judgment, degree or order on the plea of fraud, misrepresentation or want of jurisdiction, he shall seek his remedy by making an application to the court which pass the final judgment, degree or order and not by a separate suit। अब बार तो लगा दिया अदालतों पे या फिर पर्सनस पे, लोगों पे, कि वो दोबारा से दावा फाइल नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई बंदा फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से या उस अदालत को जिसने वो दावा डिसाइड किया उसको इख्तियार समात ही नहीं था, तो फिर क्या किया जाएगा? फिर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 के तहत एक एप्लीकेशन वो फाइल कर सकता है, जब कि चाहे वो किसी जजमेंट को चैलेंज कर रहा है, किसी डिग्री को चैलेंज कर रहा है या ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है, किस बेस पे? फ्रॉड पे, मिसरिप्रेजेंटेशन पे या वांट ऑफ जस्टिस पे, जुरिस्डिक्शन पे। कि अगर एक बंदा जो है उसने बिलफर्ज के ए ने बी के ख़िलाफ़ जो है एक दावा फाइल किया, बी को पता ही नहीं, उसने ए ने जो है वो फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन करके वो दावा जो है डिग्री करवा लिया, तो अब बी को जब पता चला है, उसको तो इस बात का इल्म ही नहीं था कि उसके ख़िलाफ़ जो है वो दावा फाइल किया गया, तो फिर बी क्या करेगा? बी करेगा कि 12(2) की एप्लीकेशन फ़ाइल करेगा सेम कोर्ट में जिसने वो फाइनल डिसीजन दिया है, जिसने डिग्री किया है या जिसकी जजमेंट है जिस कोर्ट की, उसी कोर्ट में 12(2) की एप्लीकेशन दे के तो कोर्ट को अपना मौक़िफ़ बताएगा कि इसने फ्रॉड की बेस पे जो है डिग्री करवाया है या मिसरिप्रेजेंटेशन की बेस पे डिग्री करवाया है, या फिर उस कोर्ट को उस दावे की समाअत का इख्तियार समाअत ही नहीं था। आगे चलते हैं। सबसेक्शन 3 है, फॉर द पर्पस ऑफ डिस्पोजल ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2 द कोर्ट में इन द इंटरेस्ट ऑफ एक्सपेंडिशियस डिस्पोजल अप्लाई सच फेयर प्रोसीजर एज द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस वारंट and shall, unless for a reason to be recorded, it directs otherwise order any fact to be proved or disproved by affidavit। सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर 12(2) की एप्लीकेशन आती है तो कोर्ट जो है वो इंटरेस्ट ऑफ एक्सपेंडिशियस डिस्पोजल करने के लिए कोर्ट जो है सर्कमस्टांसेस देखेगी, फिर रीज़न रिकॉर्ड करेगी, और जो भी जो है एक मुनासिब ऑर्डर होगा, एविडेंस अगर कलेक्ट करनी है तो कोर्ट उसको दावा रिमांड कर देगी,
दोबारा से या सेम कोर्ट जो है उसको दोबारा से जो है वो नोटिस जारी करके दूसरी पार्टी को फिर उस एप्लीकेशन पे जो है वो मामलात आगे चलेंगे, फर्दर प्रोसीडिंग चलेगी। तो ये था जी सेक्शन 12 बार टू फर्दर सूट। आगे पढ़ते हैं जी, चलते हैं जी सेक्शन 16 पे, प्लेस ऑफ सुइंग। जैसा कि हमने पढ़ा था टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, तो ये टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इलाकाई इख्तियार इस्तेमाल। सेक्शन 15 है जी, पढ़ते हैं, कोड इन विच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड कंपिटेंट टू ट्राई इट। सिंपल बात सेक्शन 15 में कर दी गई है जी कि अगर सब्जेक्ट मैटर आता है तो इसका कहना ये है सेक्शन 15 का कि अगर एक क्लेम पार्टी लेके आती है, प्लेंटिफ लेके आता है, तो उसका सब्जेक्ट मैटर है जो उसकी वैल्यूएशन के मुताबिक कोर्ट को एंटरटेन करना चाहिए। अगर तो कोर्ट के पास वो क्लेम, वो सब्जेक्ट मैटर या अकॉर्डिंग टू पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन उसको एंटरटेन करने का इख्तियार समात है तो कोर्ट उसको इख्तियार समात करे, अदरवाइज जो है वो रिटर्न कर देगी या रिजेक्ट कर देगी। सेक्शन 16 है जी, सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट। Subject matter subject to the pecuniary jurisdiction or other limitation prescribed by any lawsuit for the recovery of immovable property with or without rent or profits। कि recovery of immovable property या वो रेंट के साथ हो या फिर प्रॉफिट के साथ हो या फिर विदाउट रेंट हो और विदाउट प्रॉफिट हो, फॉर द पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जायदाद की तकसीम के लिए कोई दावा हो, फॉर फोरक्लोजर, सेल, रिडम्पशन इन केस ऑफ मॉर्गेज ऑफ और चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी, या वो दावा जो है सेल के लिए हो, रिडम्पशन रिडीम करवाने के लिए हो या जब्तगी के लिए हो। इन केस के अगर वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज है तो फिर फॉर द पर्पज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट टू और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई राइट डिटरमाइन करने के लिए या कोई इंटरेस्ट डिटरमाइन के लिए करने के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी में, फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई रॉन्ग किया है किसी प्रॉपर्टी के साथ उसकी कंपनसेशन के लिए हर्जाने का दावा हो शायद, बेशक, फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेन और अटैचमेंट, मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी का दावा हो, shall be instituted in the court within the local limits of whose jurisdiction the property is situated, or in the case of suit referred to in clause C, at the place where the cause of action has wholly or partially arisen। इसमें कहा गया है जी कि ये जो हमने ABCD सब क्लॉजेस पढ़े हैं, इन तमाम तर सूरतों में जो दावा है वो उसी कोर्ट में जो है वो फाइल किया जाएगा जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में, जिस इलाके में वो प्रॉपर्टी वाक़ है। जिस इलाके में प्रॉपर्टी वाक़ होगी उसी इलाके की अदालत में जो है वो दावा फाइल किया जाएगा। लेकिन सब क्लॉज सी जो है फॉर फोरक्लोजर, सेल और रिडम्पशन इन केस ऑफ अ मॉर्गेज ऑफ और चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी, मगर इन केस कि अगर वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है, उसकी रिडम्पशन है या उसके ऊपर कोई चार्ज है या सेल है, तो फिर इस सूरत में जहाँ पर भी कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ होगा उस इलाके में जो है वो दावा फाइल किया जाएगा। आगे पढ़ते हैं जी, प्रोवाइडेड दैट a suit to obtain relief respecting or compensation for wrong to immovable property held by or on behalf of the defendant may, where the relief sought can be entirely obtained through his personal obedience, be instituted either in the court within the local limits of whose jurisdiction the property is situated, or in case of suit referred in clause C at the place where the cause of action has wholly or partially arisen, or in the court within the local limits of the whose jurisdiction the defendant actually or voluntarily resides or carries on business or personally work for gain। इसमें कहा गया है जी कि अगर तो कंपनसेशन का दावा है, कोई रिलीफ कंपनसेशन की बाबत रिलीफ लेनी है मूवेबल प्रॉपर्टी की बाबत,
या फिर जो है कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज है या वो उस पर कोई चार्ज है, तो फिर जो है वो उस वहाँ पे भी दावा किया जा सकता है जहाँ पे प्रॉपर्टी वाक़ है, और वहाँ पे भी दावा किया जा सकता है जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। आगे सेक्शन 17 है सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन द jurisdiction of different courts where a suit is to obtain relief respecting or compensation for wrong to immovable property situated within the jurisdiction of different courts. The suit may be instituted in any court within the local limits of whose jurisdiction any portion of the property is situated. अब सेक्शन 17 कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन में वाक़ है, तो फिर दावा कहाँ पे किया जाएगा। तो सेक्शन 17 कहता है कि अगर प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आती है तो फिर जहाँ पे जो प्लेंटिफ है चाहे वो वहाँ पे दावा कर सकता है। अगर एक प्रॉपर्टी डिफरेंट कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन में आती है तो फिर प्लेंटिफ जहाँ चाहे वहाँ दावा कर सकता है। दोबारा पढ़ते हैं जी। मेरा सूट इज़ टू ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग और कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू immovable property situated within the jurisdiction of different courts, कि जहाँ पे एक दावा फाइल किया जाता है कंपनसेशन के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी की बाबत, और वो प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन में वाक़ है। दिस सूट में इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट, तो फिर किसी भी कोर्ट में जो है वो दावा दायर किया जा सकता है विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ज्यूरिसडिक्शन एनी पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। तो फिर प्रॉपर्टी के किसी भी पोर्शन में जहाँ पे भी आप चाहें, जिस अदालत में चाहें, अगर वो एक से ज़्यादा कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन में है तो फिर जिस कोर्ट में भी चाहें दावा फाइल किया जा सकता है। आगे चलते हैं जी। सेक्शन 18 है प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टेन। अब सेक्शन 18 कहता है कि फिर कहाँ पे दावा फाइल किया जाएगा जब के कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन का पता ही ना हो, सर्टेन ही ना हो, उसका पता ही ना हो कि कहाँ पे दावा दायर करेंगे। पढ़ते हैं जी। सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 है वेयर इट इज़ अलाइज टू बी अनसर्टेन, जहाँ पे ये अनसर्टेनिटी रहे, पता ही ना लगे विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट ऑफ विच ऑफ 2 और मोर कोर्ट्स एनी मूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, कि जब एक से दो या दो से ज़्यादा कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो सिचुएट कर रही है, एनी वन ऑफ दोज कोर्ट्स में, कोई उन दोनों में से कोई भी कोर्ट्स अगर वो चाहती हैं, इफ़ सेटिस्फाइड, अगर वो सेटिस्फाइड हैं दैट देयर इज़ अ ग्राउंड फॉर अलेज्ड अनसर्टेनिटी, और कि एक वजह है, एक गुड रीज़न है अनसर्टेनिटी का, रिकॉर्ड अ स्टेटमेंट टू दैट इफ़ेक्ट, उस इफ़ेक्ट की बाबत जो है वो अनसर्टेनिटी की बाबत एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगी, एंड देयर अपॉन प्रोसीड टू एंटरटेन एंड डिस्पोज ऑफ एनी सूट रिलेटिंग टू दैट प्रॉपर्टी, और फिर उस सूट को जो है वो एंटरटेन करेंगी और डिस्पोज ऑफ करेंगी उस प्रॉपर्टी की बाबत, एंड इट्स डिग्री इन द सूट शैल हैव द सेम इफेक्ट एज इफ़ द प्रॉपर्टी वर सिचुएट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन। तो फिर उस कोर्ट की जो डिग्री है वो सेम वही इफेक्ट रखेगी जो कि एक्चुअल ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट की रखती थी, प्रोवाइडेड दैट द सूट इज़ वन विद रिस्पेक्ट टू विच द कोर्ट इज़ कम्पिटेंट एज रिगार्ड द नेचर एंड वैल्यू ऑफ सूट टू एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन। लेकिन इसमें भी जो है वो कम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट का जो है वो ख्याल रखा जाएगा कि आया कि उस वो पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन जो है या सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन जो है उसको एंटरटेन करने के लिए अहल है या नहीं है। पढ़ते हैं जी। सबसेक्शन 2 है वेयर अ स्टेटमेंट हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 1, कि जब अनसर्टेनिटी की या उस कोर्ट के अहल होने की या ना अहल होने की, जब बंदे को पता ही ना चले कि किस कोर्ट में जो है वो दावा फाइल करना है, अगर इस बाबत जो कोर्ट उस दावे को एंटरटेन कर रही है वो अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करती एंड एन ऑब्जेक्शन इज़ टेकन बिफोर एन एपलेट और रिविजनल कोर्ट,
और डिफेंडेंट जो है वो अपीलेट फॉरम पे या रिविजनल फॉरम पे जो है वो इस ऑब्जेक्शन को रेज कर देता है that a degree or order in a suit relating to such property was made by court not having jurisdiction के जो डिग्री या जजमेंट दी गई है उस प्रॉपर्टी की बाबत कोर्ट की तरफ से, उस कोर्ट को तो इख्तियार समात ही नहीं था। वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएट द अपीलेट और रिविजनल कोर्ट शैल नॉट अलाउ द ऑब्जेक्शन। तो उस सूरत में जो है फिर अपीलेट फॉरम या रिविजनल कोर्ट जो है उस ऑब्जेक्शन को अलाउ नहीं करेगी। शेल का वर्ड है, अलाउ नहीं किया जाएगा अनलेस तब तक के इन इट्स ओपिनियन दैट there was at the time of the institution of the suit no reasonable ground for uncertainty as to the court having jurisdiction with respect thereto and there has been a consequent failure of justice। ता वक्त के अपीलेट फॉरम को या रिविजनल कोर्ट को इस बात का यकीन ना हो कि तब जब दावा फाइल किया गया है तब कोई अनसर्टेनिटी नहीं थी या कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं थी या थी। अगर इस तरह के मामलात को कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है या कोर्ट डिससेटिस्फाइड रहती है तो फिर जो अगर तो कोर्ट उसके ऑब्जेक्शन से सेटिस्फाइड हो जाती है तो फिर जो है वो उसको अलाउ कर दिया जाएगा। अदरवाइज़ जो है कि अगर वो अनसर्टेनिटी रहती है और कोर्ट इस बाबत सर्टिस्फाइड हो जाती है कि जब ट्रायल कोर्ट में दावा फाइल किया गया तब अनसर्टेनिटी थी उस कोर्ट्स की बाबत क्योंकि एक से ज़्यादा कोर्ट्स थी, तो प्लेंटिफ जो है विद बोनाफाइड इंटेंशन उसको ये इस बात का नहीं था कि इस कोर्ट में जो है वो दावा फाइल किया जाए और कोर्ट जो जिस कोर्ट में दावा फाइल किया गया वो कम्पिटेंट थी, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन थी, उसकी सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन थी, वो अहल थी इस दावा को एंटरटेन करने के लिए। तो फिर जो है वो अपीलेट फॉरम या रिविजनल कोर्ट जो है उसको ऑब्जेक्शन जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। सेक्शन 19 है जी, सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू पर्सन और मूवेबल्स। वेयर आर सूट इज़ फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग डन टू द पर्सन, जहाँ पे कोई किसी रॉन्ग की बाबत हर जाने का दावा किया जाता है किसी पर्सन को रॉन्ग करने की बाबत, और टू मूवेबल प्रॉपर्टी या मनकूला जायदाद की बाबत। इफ़ द रॉन्ग वाज डन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ वन कोर्ट and the defendant resides or carry on business or personal work within the local limits of another court, the suit may be instituted at the option of the plaintiff or in either of the said courts। सेक्शन 19 इसमें सिंपल बात कर दी गई है कि अगर कोई बंदा दूसरे बंदे के साथ किसी पर्सन के साथ रॉन्ग करता है या कोई मनकूला जायदाद के साथ जो है वो किसी की मनकूला जायदाद के साथ कोई रॉन्ग करता है और हर जाने का दावा किया जाता है कंपनसेशन का, तो फिर दावा कहाँ दायर किया जाएगा। तो अगर जो है वो रॉन्ग किया जाता है वो चाहे पर्सन के साथ हो या मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ हो, मनकूला जायदाद के साथ हो, बिल फर्ज मिसाल के तौर पे कि अगर कोई रॉन्ग पर्सन के साथ या मनकूला जायदाद के साथ जो है वो किया गया है लाहौर में और जिसने किया है जो डिफेंडेंट है वो इस्लामाबाद में रहता है या वहाँ पे काम करता है, तो फिर ये डिपेंड जो है वो प्लेंटिफ पे करता है कि वो लाहौर में भी दावा दायर कर सकता है या फिर वो इस्लामाबाद में कर सकता है। फिर ये डिपेंड करता है प्लेंटिफ पे। पढ़ते हैं इसकी इलस्ट्रेशन। ए रिजाइडिंग इन कराची बीट्स बी। ए जो है वो कराची में रहता है और बीट्स बी, उसने बी को मारा कहाँ पे, कोयटा में। बी में सू ए आइदर इन कोयटा और कराची। तो ए जो है वो रहता है, सॉरी इसको पढ़ते हैं दोबारा। क्लॉज ए है जी, ए रिजाइडिंग इन कराची। ए जो है वो कराची में रहता है, बीट्स बी इन कोयटा। ए रहता है कराची में, ए ने बी को मारा है कोयटा में। अब बी जो है बी में सू ए आइदर इन कोयटा और कराची। अब बी पे डिपेंड है, चाहे वो कराची में जाके दावा फाइल कर दे ए के ख़िलाफ़, चाहे वो कोयटा में जाके कर दे। सिंपल ये था। तो आज हमने पढ़ा है जी ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स, जिसमें मैंने आपको तमाम तर उसकी ज्यूरिस्डिक्शंस जो थी 4 किस्म की वो एक्सप्लेन कर दी हैं। पहली हमने पढ़ी सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिस्डिक्शन, दूसरी हमने पढ़ी पेक्यूनरी ज्यूरिस्डिक्शन,
तीसरी हमने पढ़ी पर्सनल जुरिस्डिक्शन, और चौथी हमने जो है वो कवर की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। मज़ीद के हमने बार्स भी पढ़े के सिविल कोर्ट्स पे क्या क्या बार्स हैं। बार्स हमें आ जाते हैं सेक्शन 10 में, 11 में, 12 में, और आगे जो है फर्दर इसकी काइंड्स हैं इम्प्लाइड बार या एक्सप्रेस बार, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। फिर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पे, प्लेस ऑफ सुइंग पे हमने बात की। इमूवेबल प्रॉपर्टी की बाबत जो है, अगर केस हो तो कहाँ पे हम दावा फाइल करेंगे, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी हो तो कहाँ पे दावा फाइल करेंगे, कंपनसेशन का दावा हो या मॉर्गेज की सिचुएशन हो तो किस तरह कहाँ पे दावा फाइल किया जाएगा। ये तमाम तर सूरत हाल जो है, तमाम तर सूरतें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।